हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द रीजनर्स पे। Click on the subscribe button on the Reasoners by Ashish and hit on the bell icon to get all the notifications. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट की। बजट जो 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। दोस्तों, इस बजट की सबसे बड़ी खास बात ये थी, छोटी सी क्या, कि बजट हमेशा पेपर फॉर्म में पेश किया जाता था। आज तक पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है कि जो बजट है हमेशा पेपर फॉर्मेट में पेश किया जाता है, कभी खाते के फॉर्म में, कभी पेपर फॉर्मेट में। लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया है वो क्या है, किया गया है डिजिटल फॉर्म में। और ये जो डिजिटल है, इसको कीवर्ड बनाते हुए इस वर्ड को बहुत बार बजट में भी और न्यूज चैनल वगैरह में भी इस बार इस डिजिटल वर्ड को बहुत ज्यादा यूज में लिया गया है, काम में लिया गया है। तो चलिए बात करते हैं बजट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज, बहुत दिनों से क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हो रही थी। क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल सही सुना आपने। क्रिप्टो करेंसी में आपने शायद नाम सुना हो बिटकॉइन का, और भी बहुत सारी है। बिटकॉइन जो सबसे ज्यादा फेमस है, अब इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एक वर्चुअल या डिजिटल करेंसी होती है जिसपे हमारे आरबीआई का या गवर्नमेंट का कोई उस पर रूलिंग नहीं होती, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो वर्चुअली उसकी वैल्यूज बढ़ती हैं और घटती हैं। अभी तक तो सिर्फ बढ़ते हुए देखा गया। तो दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा था कि शायद आरबीआई अपने इस भारत की एक क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करेगा। लेकिन इस बिल में ऐसा कोई, यानी कि इस बजट में ऐसा कोई चीज पास नहीं, ऐसा कोई बिल की कोई बात की नहीं की गई है क्रिप्टो करेंसी की। तो हो सकता है आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इस क्रिप्टो करेंसी का बिल शायद पेश किया जाए। अगर मैं बात करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करता हूं जो आम आदमी के लिए एक बहुत जरूरी और महत्व रखती है, वो बात है इनकम टैक्स की। जी हाँ, इनकम टैक्स की रेट यानी कि स्लैब में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं लाया गया है इस बार। काफी लोगों को आशा थी कि शायद इनकम टैक्स की रेट कम कर दी जाए, क्योंकि इस समय वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, शायद ऐसा कुछ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट का, बहुत से लोगों का ये मानना है कि एक इनकम टैक्स की जो स्लैब है, जो रेट है, अगर वो बार बार बदली जाए, डायनामिक रखी जाए, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। प्लस जो आम आदमी है, जो कई लोग खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है कभी कम कभी ज्यादा इस चीजों में समझने में। इसलिए सही यही रहता है कि इनकम टैक्स स्लैब जितना हो सके उतना कोशिश की जाए कि एक स्टेबल रखी जाए, जिससे उनको समझने में, यानी कि आम आदमी को समझने में थोड़ा आसानी हो। हाँ, सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल 75 ईयर से ज्यादा है और वो अपनी इनकम या तो पेंशन या इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स से ही अपनी इनकम कमाते हैं, उनके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज ये है कि उनको अब आईटीआर फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनको टैक्स नहीं देना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको टैक्स बिल्कुल देना है, हाँ, लेकिन उनको आईटीआर फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आईटीआर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। खासकर बहुत से लोग ये खुद नहीं कर पाते, उनको सीए के पास जाना पड़ता है, राइट। तो आईटीआर में बहुत सारी चीजें फिल भी करनी पड़ती है, बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। तो 75 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए एक बेनिफिट ये हुआ है क्या, कि उनकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो बैंक या जो यहाँ पे भी ये सारी चीजें हो रही, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो बैंक या वो कंपनी अपने हैंड से, अपनी तरफ से ये सारी फॉर्मेलिटीज और डिटेल्स फिल करके खुद ही दे देगी, जिससे आपको आईटीआर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास आपका आईटीआर का पैसा अपने आप पहुंच जाएगा। आपको इसमें वो वाली चीज का थोड़ी सी मेहनत बच चुकी है। ये एक छोटी सी गुड न्यूज, जिसके लिए गवर्नमेंट आपके पैन कार्ड को तरह तरह के चीजों से लिंक करेगी, और इससे गवर्नमेंट टैक्स में भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं क्या सस्ता हुआ है। चलिए पहले देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ है। आयरन, स्टील, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सब पे कस्टम ड्यूटीज को कम कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, इन सब पे कस्टम ड्यूटीज को कम कर दिया गया है, तो ये सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। इनमें से कई चीजों पे जो कस्टम ड्यूटी 5% थी, वो घटा के आधी कर दी गई है, यानी कि 2.5% कर दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने इन पर एक एक तरीके का टैक्स, माने एक तरीके का सेस और लागू कर दिया है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि है 2.5% इन चीजों पे, इन मेटल्स पे लागू कर दिया गया है। एक नई टाइप का सेस ये लोग लेकर आए हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस पर 100% सेस लगाया गया है, यानी कि वो दुगनी कीमत पर मिलेंगी।
अल्कोहल बेवरेजेस का देखा जाए, आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद जैसे ही अल्कोहल के जो, जैसे कि शराब के जो ठेके हैं वो सब खुले, तो आपने देखा तो कैसी भीड़ लगी थी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अपने जो बहुत ज्यादा वार्निंग्स के बाद भी लोग नहीं मानते, ये लोग खरीदते ही हैं। तो भैया अब अपनी सेहत का ध्यान तो आप खुद ही रखेंगे, नहीं रखना चाहते तो आपका है कि आपका कैसे। अब इन्होंने कीमत दुगनी कर दी है, देखते हैं कितने लोग सुधरते हैं, और नहीं सुधरेंगे तो हमारी कंट्री को उससे इनकम आएगी, नो डाउट। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रही है, चार्जर्स एंड केबल्स भी बहुत तेजी से हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और ये चीजें एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन पे जो कुछ एग्जेम्पशंस दी थी इन चीजों पे, वो एग्जेम्पशंस को हटा लिया गया है। दोस्तों आप देखते हैं क्या महंगा, क्या 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 चीजें महंगी हुई हैं। ऑटोमोटिव पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई है। कॉटन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 0 से 10% कर दी गई, जो पहले 0 थी अब वो 10% कर दी गई है। रॉ सिल्क और सिल्क यार्न पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कॉमन मैन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा भैया, पेट्रोल एंड डीजल आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पेट्रोल पर 2.5 रुपए पर लीटर इंक्रीमेंट हुआ है, और डीजल पर 4 रुपए पर लीटर इंक्रीमेंट हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो वैसे ही आसमान को छू रही है, 100 का आंकड़ा टच कर चुकी हैं, राइट। और ये चीज तो इन पे रेट और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, तो ये चीज है दोस्तों। इस चीज का ज्यादातर तो नेगेटिव है, लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव आउटकम ये भी मान सकते हैं क्या, कि क्योंकि पेट्रोल बढ़ रहा है इसलिए क्या पता शायद जो आम जनता है वो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पेट्रोल व्हीकल ना काम में लेके शायद एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी कि ग्रीन फ्यूल व्हीकल्स को काम में ले, जिससे थोड़ा पॉल्यूशन भी कम होगा और एनवायरमेंट के लिए वो इको फ्रेंडली रहेगा। दोस्तों इस बार लेके आए हैं वो कुछ चीजें इनोवेटिव भी आई हैं इस बार के बजट में। एक चीज लेके आए हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। जिनके लोगों के भी व्हीकल्स 15 साल से ज्यादा पुराने हो गए, देखिए दोस्तों जो भी हम व्हीकल परचेज करते हैं उसकी जो लाइफ होती है वो जनरली 15 साल मान जाती है। 15 साल के बाद आपका व्हीकल का कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होता, इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो शायद हर 5 साल का कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको उसकी फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर आपको सिर्फ 5 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कैसे कुछ होता है, क्योंकि 15 साल एक माना जाता है कि एक व्हीकल की इतनी ही लाइफ होती है। तो जिन लोगों के भी व्हीकल्स 15 साल से ज्यादा हैं उन पे गवर्नमेंट उन्हें उन व्हीकल्स को गवर्नमेंट क्या नाम है रिप्लेस करने के लिए मौका देगी। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस या टैक्स बेनिफिट्स भी दे सकती है। आप उनको स्क्रैप करवा के उसके अगेंस्ट कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिससे वो चीजें एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा भी सही रहे। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, वहां पे डिमांड ज्यादा बढ़ेगी जिससे वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आ सकते हैं। कई ऑटोमोबाइल कंपनीज और टायर कंपनीज के शेयर्स इसी के कारण एकदम से उनके शेयर्स में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, काफी ज्यादा उनसे प्रॉफिट हुआ है, प्राइस बढ़ गई है उनकी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करेगी, और 1500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी रिन्यूएबल एनर्जी में। क्या किसके लिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज को बूस्ट करने के लिए, इन चीजों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, जिससे हम भी आगे आए और ये कंपनीज भी आगे आए और इस एनवायरनमेंट को थोड़ा बचाने के लिए कदम उठाए जरूरी। लेकिन साथ ही सोलर एनर्जी इन्वर्टर्स पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 5 से 20% कर दी गई है, जिससे ये पब्लिक को अब महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास प्रकट करता हुआ ये आर्गुमेंट बनता है कि एक तरफ तो सरकार चाहती है कि पब्लिक जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल पे जाए या इलेक्ट्रिक कार्स पे जाए, इन चीजों पे जाए, ग्रीन फ्यूल पे जाए, और दूसरी तरफ इन चीजों की कीमत बढ़ा रही है, तो उस पे वो चीजें महंगी पड़ हो सकती। इसका एडवर्स में ये भी पड़ सकता है कि ये चीजें महंगी पड़ रही हैं इसलिए वापस लोग पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स पे जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशंस आ जाती हैं। पब्लिक बसेस के लिए 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार। आने वाले 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क्स भी बनाने वाले हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की चलिए आप बात करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या किया है। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 2.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें और इसके अलावा कोविड-19 की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट रखा है। एक नई स्कीम लॉन्च की है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसमें 64,180 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी अगले 6 सालों में। इसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ऑपोजिशन पार्टी से भी डिस्प्यूट चल रहा है। ये कह रहे हैं कि
100% से ज्यादा इस बार बजट पेश किया गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इन्होंने अमाउंट बताई 64,000 समथिंग जो अमाउंट बताई है, वो अगले 6 सालों में डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में ये खर्च करेंगे, तो एकदम से हम इसका परसेंटेज 125 समथिंग परसेंट नहीं मान सकते। ये जो परसेंटेज है ये कम रहेगी। हाँ, डेफिनेटली आपका बजट बढ़ाया गया, लेकिन इतने मोटे तौर पे नहीं बढ़ाया गया है, ऐसा हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। दोस्तों, किसानों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई इस बार कि सरकार ने एश्योरेंस दी है कि जो एमएसपी है वो कंटिन्यू रहेगी 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार। दोस्तों, 1.5 गुना प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से एमएनपी जो है वो स्थिर रहेगी, इतना ही फिक्स किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज के सिनेरियो पे जो चीज चल रही है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लिए बहुत सी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट मायने रखती है। पहले इंश्योरेंस में एफडीआई की जो लिमिट थी वो 49% थी, जो बढ़ा के अब 74% कर दी गई है। दोस्तों, ये जो एफडीआई वाली चीज है, या ऐसे कुछ कुछ डिसीजंस होते हैं जो कई सरकार दल बदल टाइप का रोल प्ले करती है वहां पे। जैसे जब जो बीजेपी है वो ऑपोजिशन पार्टी में थी, तब उन्होंने कहा था एफडीआई, क्या नाम है, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 49% से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, कभी होनी ही नहीं चाहिए, और हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन अब देखिए, अब इन्होंने खुद ही उसको बढ़ाकर 74% कर दिया है। इसके अलावा अगर हम डिग वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करें, देखिए, अगर आपको नहीं पता, डिग वर्कर्स वो होते हैं जो अपना काम कॉन्ट्रेक्चुअल कहूँ या एक पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड कहूँ, एक छोटे से छोटे काम खत्म करने तक उनका जो पेमेंट है आता है। जैसे दिहाड़ी के जो मजदूर होते हैं, आज सुबह से रात तक काम किया, उनके दिहाड़ी आ गई। या आपके जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, चाहे मान लीजिए कुरियर वाले मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब मान लीजिए, इनकी जो पेमेंट, इनकी जो इनकम है वो किससे आती है? वो उनके डिलीवरी वाले शेड्यूल से आती है। वो उसके अलावा जिस दिन काम नहीं होता उस दिन हो सकता है उनकी सैलरी ना बनती हो। तो इन लोगों को कहते हैं डिग वर्कर्स। तो ये लोग थोड़े कंट्रैक्चुअल बेस टाइप के होते हैं, ये लोग सैलरीड नहीं होते। देखिए दोस्तों, सैलरीड होना एक बहुत अच्छी बात होती है, उसमें आपका पीएफ वगैरह भी कटता है, प्लस उसमें आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जो डिग वर्कर्स होते हैं उनको ऐसा नहीं होता, उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिल पाता, ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इसी के लिए, और इन लोगों की संख्या बहुत है हमारे देश में, लेकिन इसी के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज की है। सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च करी इन लोगों के लिए। उस पोर्टल के अंदर इन लोगों की सारी जानकारी भरी जाएगी, और उस पोर्टल की सहायता से ये जितने भी डिग वर्कर्स हैं वो अपनी और बहुत सी चीजों के बेनिफिट्स को काम में ले पाएंगे। उनके हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स उनको काम में ले पाएंगे, उनके क्या नाम है, क्रेडिट फैसिलिटी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो लोग भी काम में ले पाएंगे, जो कि एक इनोवेटिव स्टेप है और एक बहुत बड़ी चीज है इन लोगों के लिए, और हेल्पफुल रहेगी। और मुझे ये चीज पर्सनली बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, सरकार रेलवे में 1.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन बदल चुकी है। पहले जो था वो था कि स्मॉल बिजनेस 2 करोड़ के बिजनेस, जिनका बिजनेस 2 करोड़ तक चलता है, उनको स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में रखा जाता था। अब वो लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी है, यानी कि जिनका रेवेन्यू अगर 20 करोड़ तक है वो भी अब स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। जिनसे एक चीज और फायदा मिल जाएगा, टैक्स ऑडिट पहले 5 करोड़ की थी, जो बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। यानी कि अगर आपका रेवेन्यू 5 करोड़ तक बन रहा है तो आपको एक या उससे ज्यादा बन रहा है तो आपको एक ऑथराइज सीए से आपको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, जो एक टिपिकल प्रोसीजर भी हुआ करता था, जिसमें टाइम भी और कुछ पैसा भी कंज्यूम होता था। लेकिन वो बढ़ा के 5 से 10 करोड़ कर दी गई है। यानी कि अब आप 10 करोड़ तक अगर आपका रेवेन्यू, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कोई कंपल्शन नहीं है। दोस्तों, सरकार इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट संकट से गुजर रही है, जिसका नाम है कोविड-19 से आया हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस। बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सरकार को इससे उभरने के लिए सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, जनता के हाथ में पैसा ज्यादा देना होगा, और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए कई बार सरकार को पैसा आगे से बाहर से बोरो करना पड़ जाता है। रिसेंटली एक इकोनॉमिक सर्वे आया है, जिसमें गवर्नमेंट के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को पैसा प्रिंट करना चाहिए इस प्रॉब्लम से गुजरने के लिए, जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही गलत स्टेप रहेगा। क्योंकि इन सब चीजों से निपटने के लिए, इन सब चीजों से उभरने के लिए पैसा प्रिंट करना, देखो पैसा प्रिंट करने में उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करना, उसका प्रोसेस है, प्रोसेस का आगे इंप्लीमेंट करने में टाइम कितना लग जाएगा, जो मीनवाइल जब तक ये होगा तब तक आपका क्या पता करंट सिनेरियो में कुछ चेंजेस आ जाएं। तो ये ऐसी चीज है जो कोशिश करनी चाहिए क्या, कि जितना हो सके उतना हम कम करें
क्योंकि ये चीज मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकली शायद इस फेवर में नहीं जाती, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। दिस इज माय ओपिनियन। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर सही तरीके से आउटपुट नहीं दे रहा है दोस्तों, इसका जीता जागता लाइव सबूत है आपका फिस्कल डेफिसिट। देखिए दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये उतना है नहीं। फिस्कल डेफिसिट एक बहुत ही इजी सी टर्म है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए। आपने गाना सुना होगा, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, राइट। जब आपकी आमदनी है अट्ठनी लेकिन खर्चा रुपया, तो ये आपका डेफिसिट है। और फिस्कल वर्ड जब जनरली बोला जाता है, जब ये चीजें अपन कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट या एक बड़े पब्लिक या एक नेशन के बिहाफ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो इस वर्ड को नाम दिया जाता है फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 3.5% ऑफ टोटल जीडीपी, लेकिन जो एक्चुअली है वो है 9.5% ऑफ टोटल जीडीपी, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करें तो कैपिटल इन्फ्यूजन को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस साल करीब 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्फ्यूज करने वाली है। कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब होता है अपने जो कंपनीज होती है उनके अंदर कुछ कैपिटल सप्लाई करना, मनी सप्लाई करना, जिससे कुछ लॉसेस जो हैं या जो कभी कमियां हैं उनको थोड़ा हम लोग फुलफिल कर सकें, इसको बोलते हैं कैपिटल इन्फ्यूजन। प्राइवेटाइजेशन इस बार सरकार की बातों में खूब दिखा है। प्राइवेटाइजेशन इस बार सरकार की बातों में खूब दिखा है दोस्तों। गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश कर रही है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अभी तक हाँ ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, लेकिन ये बिल्कुल सरकार के बजट में, उनके स्पीचेस में ये बखूबी दिख रहा है कि प्राइवेटाइजेशन तो इस बार होता रहेगा। देखिए दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन में अब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। प्राइवेटाइजेशन पॉजिटिव भी दिखा सकता है, नेगेटिव भी दिखा सकता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के लिए मैं एक स्पेसिफिक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के क्या प्रॉस एंड क्या कौन से, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बात है। एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने 16.5 लाख करोड़ का बजट इस बार पेश किया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने काफी चीजें अनाउंस की हैं। जैसे वेस्ट बंगाल के लिए 675 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीबन 25,000 करोड़ रहेगी। तमिलनाडु, केरला, असम, इनमें भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ भी खूब सारे हाईवेज बनने की बात सामने आई है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट लेके आने वाली है, जैसे सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट। दोस्तों सरकार ने इस बार एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव स्टेप लिया है। सरकार ने पेश किया है कि दोस्तों सीवीड फार्मिंग का एक पार्क ये तो एस्टेब्लिश करेंगे तमिलनाडु में। दोस्तों सीवीड फार्मिंग क्या होती है, ये कुछ सीड्स होते हैं जो समुद्र में यानी कि पानी के अंदर उगाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इनको हम खा भी सकते हैं। ये आपका एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन है वो भी एब्जॉर्ब करने में कारगर रहता है, पानी के पोल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करने में कारगर रहता है, और जो पानी के जानवर हैं वो भी ये सीवीड को खा सकते हैं। इन सीवीड की जो प्रोडक्शन है उसके आउटपुट से आप रीयूजेबल प्लास्टिक भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप लिया है, और ये पर्सनली एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेप है, जो एक्चुअली हमको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। नेक्स्ट थिंग, सरकार ने एक डीप सी मिशन के लिए, समुद्र की गहराइयों में जाकर रिसर्च करने का एक मिशन है, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जो अगले 5 साल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगले 5 सालों तक उसका काम में लिया जाएगा। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी थी शायद 2018 में, लेकिन ऐसा होता है हम अनाउंसमेंट तो कर देते हैं बहुत टाइम तक कि हम ये लाने वाले, न्यूज चैनल में आपको चलता हुआ मिलता है, हम ये चीज पेश करेंगे, सरकार ये लाने वाली है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। चलो देर आए दुरुस्त आए, ये चीज अब इम्प्लीमेंट होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक आम जनता तक इसकी क्या चीजें पहुंच सकती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पूरे बजट में से निकालकर एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख सकूं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बजट की बातें अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए,
Thank you very much. Have a very nice day. Thank you.